लैंग्वेज बैरियर रहता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो लगभग आरआरबी पीयू कहते हैं कि हम आरआरबी पीयू ही देंगे। मेरे जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं नहीं हम एसबीआई नहीं देंगे क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम आरआरबी देंगे। तो उनका ये बहुत बड़ा डर रहता है कि इंग्लिश तो बहुत हार्ड है। बट इंग्लिश अगर आप देखा जाए तो आप अगर है ना रेगुलर भी 2 से 3 महीने भी रीड करते हैं, एक लैंग्वेज ही है ना, 2 से 3 महीने नॉर्मल आप दीजिए, मत एग्जाम मत दीजिए, आप नॉर्मल रीड करना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर इजी से इजी जो न्यूज़पेपर है जो आपको समझ आता है उसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 से 4 महीने में आपको खुद को ऐसा लगेगा कि ये तो अपने आप समझ में आ रही है। वो टिपिकल नहीं लगेगी आपको क्योंकि माइंड में वो बिठा रखा है कि हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है तो हमें इंग्लिश आएगी नहीं, है ना, ये माइंड में पहले से। बट ऐसा नहीं है, आप 2 से 3 महीने भी अगर अपने रेगुलर देते हैं ना सिर्फ रीडिंग में, आप मत दीजिए एग्जाम। बट अपने आप आपको फील आने लग जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, आरसी भी समझ में आ रही है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं। तो ये हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आज हमारे साथ है हिमांशी जिन्होंने एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस क्लर्क क्लियर किया है। और ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले उनसे मिलते हैं। हाय हिमांशी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। तो हिमांशी सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, फैमिली में कौन है और आपने एजुकेशन कहाँ से की? सर मेरा नाम हिमांशी सुतार है, जैसा आपने इंट्रोडक्शन दिया। मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ, राजस्थान से। और मेरी फैमिली में मेरी छोटी सिस्टर है, छोटा ब्रदर है और मम्मी पापा हैं और मैं सबसे बड़ी हूँ। हम 5 हैं फैमिली मेम्बर। और मेरी ग्रेजुएशन और स्कूलिंग दोनों ही हनुमानगढ़ से हुई है। बेसिकली मैं हनुमानगढ़ से बाहर कभी गई नहीं हूँ, मेरा दायरा वही रहा है। आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? ग्रेजुएशन सर मैं बैचलर ऑफ आर्ट्स। मेरे सब्जेक्ट रहे हैं इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश लिटरेचर। ग्रेट। तो आपको इंग्लिश लिटरेचर का काफ़ी हेल्प मिला होगा यहाँ पे एग्जाम के प्रिपरेशन में, कह सकते हैं। ये प्लस पॉइंट कह सकते हैं, इंग्लिश लिटरेचर का मुझे काफ़ी हेल्प हुआ है इसके अंदर। सो हिमांशी, आपकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। जैसे आपने बताया हनुमानगढ़ से ही आपने एजुकेशन किया है, तो आपने ग्रेजुएशन के बाद मास्टर्स के लिए सोचा या आपने सीधा सोचा कि अब प्रिपरेशन करनी है किसी एग्जाम के लिए? ग्रेजुएशन के बाद मेरा माइंड में क्लियर था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है। तो यूपीएससी के साथ मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन भी करनी थी। तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए प्राइवेट अप्लाई कर दिया। एक सिस्टम होता है जब भी प्राइवेट अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने सोशियोलॉजी से अप्लाई किया क्योंकि मुझे ऑप्शनल यूपीएससी में सोशियोलॉजी रखना था। और उसके बाद मेरा प्राइवेट चल रहा था और मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। बट 2020 के अंदर जैसे कोविड स्ट्राइक किया, सब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी की वजह से मुझे अपना थोड़ा जो गोल है उसमें थोड़ा चेंज लाना पड़ा। और मैंने ये देखा कि कम समय के अंदर ऐसा कौन सा एग्ज़ाम है जो कम समय में अच्छी प्रिपरेशन से आप क्रैक कर सकते हैं। तो बैंकिंग और एसएससी सामने 2 ऑप्शंस आते थे उस टाइम। बट एसएससी भी पूरा 1 ईयर का टाइम लेता है। और जो उनकी जो जैसे उस टाइम पे 2018 की भी स्टूडेंट्स की ना कुछ पोस्टिंग्स आई नहीं थी, तो उसमें वो मुझे डाउट था। तो मैंने बैंकिंग रखा कि ठीक है मुझे बैंकिंग करना चाहिए। बट 2020 में मेरा कोई भी प्री या मींस क्लियर नहीं हुआ था क्योंकि मैंने यूपीएससी को होल्ड कर रखा था बैक ऑफ द माइंड। और 2021 में मैंने कहा नहीं, एक ही गोल पे टारगेट करना चाहिए। तो मैंने बाय हार्ट ओनली बैंकिंग का ही 2021 में किया, तैयारी स्टार्ट की उसकी। बट मैं ये मानूंगी टफ डिसीजन था कि यूपीएससी से बैंक में जाना, बिकॉज ऑफकोर्स यूपीएससी डिफरेंट लीग है और बैंकिंग का एकदम डिफरेंट लीग है। मतलब आपने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया कि यार मुझे यूपीएससी छोड़ के चलो बैंकिंग में जाती हूँ? ये डिसीजन कितना टफ था आपके लिए? ये टफ तो बहुत था, बट मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए थी क्योंकि मुझे मेरी फैमिली को सपोर्ट भी करना था। मेरी मदर जो हैं वो छोटा सा बिजनेस है उनका, स्टिचिंग करते हैं वो। मंदिर की जो पोशाक वगैरह होती है वो स्टिच करते हैं खुद बाय हैंड और तैयार करते हैं, सामान रखते हैं, वो सेल करते हैं। तो उससे हमारी थोड़ी अर्निंग होती है। तो थोड़ी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चाहिए थी। और यूपीएससी पे मैं इतना डिपेंड, मुझे शायद खुद पे विश्वास नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने बैंकिंग का स्टार्ट किया कि नहीं शायद ये हो जाएगा। सो आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से की? जैसे आपने यूपीएससी से आपने बोला कि मैंने एकदम कैरियर चेंज कर दिया था, तो सबसे पहले क्या सोचा कि हाँ बैंकिंग के लिए क्या सबसे बेस्ट है आपके लिए? आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? सर रीजनिंग से स्टार्ट किया था मैंने। रीजनिंग की वीडियोस देखी थी। फर्स्ट मेरा जो टॉपिक था वो इनइक्वालिटी था, तो मुझे वो इंटरेस्टिंग लगा था कि ठीक है ये अच्छा है। ऐसे करते करते 2-3 महीने सिर्फ रीजनिंग ही चला था, मेरे को बाकी सब्जेक्ट का पता ही नहीं था
कि क्वांट या ऐसा कुछ भी होता है। तो रीजनिंग के टॉपिक इंटरेस्टिंग लगने लगे, देन मैं कुछ और नए टॉपिक पे स्विच करने लगी, ठीक है, क्वांट भी ऐड ऑन करने लगी। इंग्लिश तो इंग्लिश ऐड ऑन नहीं किया क्योंकि वो इंग्लिश में चलता तो कोई ही था। दिक्कत नहीं थी क्योंकि आपने आपका ग्रेजुएशन में हाँ, उसी में इंग्लिश को मैंने एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया, हम्म, एक्स्ट्रा ऐड ऑन नहीं किया, इसलिए मेरा 2020 में नहीं हुआ। ओह ओके 2021 में मैंने काफी कहा हल्के में ले लिया हाँ, मैंने हल्के में ले लिया, मुझे नहीं लेना चाहिए था। हाँ 2021 में मैंने फिर उसको इंग्लिश को भी तरीके से लिया, फिर 2022 में मैंने जनरल अवेयरनेस को भी तरीके से लिया, 2021 में मैंने जनरल अवेयरनेस को भी नहीं लिया था तरीके से। 2022 में मैंने चारों सब्जेक्ट को तरीके से लिया, तभी थोड़ा क्लियर हो पाया। ओके जैसे आपने बताया 2021 में आपने काफ़ी मिस्टेक्स की थी, हम ये कह सकते हैं। यस यस। तो ऐसे वो क्या क्या मिस्टेक्स थी, जैसे आपने कहा कि हल्के में ये सब्जेक्ट्स आपने लिए, ऐसे क्या क्या मेन मिस्टेक्स थी आपके अकॉर्डिंग जो आपको मतलब वो साल कंप्लीट आपका क्लियर एग्जाम नहीं हो पाया, आप क्या कह सकते हो उसके बारे में? सर जैसे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कर ही रही थी, बट इंग्लिश में मुझे लगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर मेरी अच्छी है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देख करके आंसर लगाना ही है, तो उसमें सर मेरा नेगेटिव बहुत जा रहा था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके क्वांट की प्रैक्टिस अच्छी हो रही थी, रीजनिंग की प्रैक्टिस हो रही थी, जनरल अवेयरनेस मुझे लगा कि मेंस में ही करना होता है, इसलिए जनरल अवेयरनेस को हाथ नहीं लगाया था। तो मैंने देखा कि ठीक है, इसमें इंग्लिश में आप ऐसे ही टिक नहीं कर सकते हैं, आपका नेगेटिव होने की वजह से आपकी सारी इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग का भी प्रिपरेशन का कोई मतलब नहीं रहता है। तो फिर मैंने इंग्लिश को भी टाइम देना स्टार्ट किया। ओके जब मेरा 2021 में प्रीलिम्स क्लियर हुआ, तब मैंने जनरल अवेयरनेस की जो कहते हैं ना कमी जो थी वो स्टार्ट किया, ठीक है अब तो इतना, क्योंकि प्री और मेंस के बीच में टाइम पीरियड 2 महीने का ही रहता है एग्ज़ाम के बीच में, तो मैंने कहा अब जनरल अवेयरनेस कर लेते हैं क्योंकि प्री हो गया। तब मुझे पता लगा कि जो मैंने गलती इंग्लिश की थी वो मैंने जनरल अवेयरनेस की भी कर दी है। ओके तो मेरे मेंस क्लियर नहीं हो पाए। ओके देन नेक्स्ट ईयर मैंने फिर जनरल अवेयरनेस को भी अपने मतलब बाकी सब्जेक्ट्स के साथ रखा। तो मतलब मेरा मानना ये है कि ज़्यादा टाइम मत लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड भी कम रहता है प्री और मेंस के बीच में। तो स्टार्टिंग से ही अपने चारों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलिए। ऐसा नहीं कि आज ये एक सब्जेक्ट कर लिया, 2 दिन बाद दूसरा सब्जेक्ट कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपने सारे सब्जेक्ट को साथ में लेकर चलें, चाहे थोड़ा थोड़ा ही करें। तैयारी साथ साथ हमें प्रीलिम्स के टाइम पे करनी चाहिए, करनी ही चाहिए। अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर होगा तभी हम एम्स की तैयारी करेंगे। हाँ नहीं, प्री और मेंस को आपको पैरेलल रखना पड़ेगा, वरना मेरी तरह 2 साल फालतू में वेस्ट होंगे। तो एस्पिरेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात कि हाँ कुछ भी लाइटली मत लो, हिमांशी बता रही है। सो ठीक है, आपने बैंकिंग की प्रिपरेशन की, तो आपने कोई और प्राइवेट जॉब भी की या कुछ कोई और एग्जाम ऐसा कुछ प्राइवेट कहीं अप्लाई किया था, कुछ भी ऐसा रहा है या सिर्फ आपने ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ प्रिपरेशन की है? नहीं, मैं स्कूल में पढ़ाती थी। 8th क्लास तक का एक स्कूल था, प्राइमरी स्कूल हमारे घर के पास ही था। तो स्कूल में भी पढ़ाती थी, ट्यूशन्स भी देती थी बच्चों को, और साथ में जैसे मैंने आपको बताया घर पे एक छोटा सा बिजनेस है, तो उसमें मम्मी की हेल्प करती थी। तो ये 3 काम साथ में चलते थे और फिर स्टडी साथ में पैरेलल रखती थी। सो कैसे मैनेज करते थे, मतलब पूरा घर संभालना, बिजनेस संभालना, ट्यूशन देना और प्रिपरेशन करना, कैसे शेड्यूल क्या था आपका? सर जैसे मेरा सुबह 4 बजे उठने का रहता है कि 4 बजे उठती हूँ मैं। उसके बाद जैसे 4 से 6 बजे तक अपना फ्रेश अप होके और प्रेयर वगैरह, उसके बाद 6 to 7 अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया। लगभग देखा जाए तो स्टूडेंट्स का ये रहता है कि वो 4 to 7 अपना जो स्टार्टिंग का टाइम है ना वो स्टडी में देते हैं और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। मेरा थोड़ा उल्टा है, मैं 4 से 7 जो मुझे सबसे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ, उसके बाद अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। मुझे 4 से 7 जो अच्छा लगता है, जैसे मुझे पूजा करना, योगा, ब्रेकफास्ट, ये एक अलग से टाइम अपना निकाल करके फिर 7 के बाद अपनी स्टडी को स्टार्ट करती हूँ। 12 बजे तक 1 बजे तक जो एक टाइम पीरियड रहता है उसमें अपना सब्जेक्ट जो मैंने डिसाइड कर रखा होता है कि ठीक है, मुझे पहले 1 दिन पहले डिसाइड कर लेती थी कि मुझे ये सब्जेक्ट करना है। 1 से 2 बजे का जैसे लंच ब्रेक रख लिया अपना, कई बार 2:30 भी बज जाते थे। फिर उसके बाद 2:30 से 5 के बीच का एक टाइम होता था, वो रखती थी। इसके बीच में मेरा जैसे मैंने आपको बताया कि बिजनेस भी है, तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा काम उसमें भी मैनेज करती थी। ट्यूशन्स होती थी शाम को 5 बजे के बाद, 5 से 7 बजे तक ट्यूशन्स होती थी। स्कूल मैंने 2021 में स्किप कर दिया था, 2021 में मैंने स्कूल लीव कर दिया था क्योंकि मुझे टीचिंग आपने छोड़ दी थी? हाँ, टीचिंग मैंने छोड़ दी थी, बट ट्यूशन मैंने कैरी ऑन रखी थी 2021 में। फिर कोविड आ गया था, कोविड जो चल ही रहा था, तो ट्यूशन्स भी वो नहीं रही थी, तो और फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी और डाउन हो गई थी। तो फिर मैंने पूरा थोड़ा बिजनेस में काफ़ी हेल्प करी मम्मी की। उस टाइम पे हम मास्क वगैरह भी स्टिच करते थे और ये सारा काम अरेंज करते थे, और उस टाइम पे मुझे थोड़ा पढ़ने का समय और मिला क्योंकि उस समय काम नहीं था मेरे पास।
Okay. तो थोड़ा पढ़ाई में और ध्यान दिया, हाँ, कहीं टफ हुआ तो कहीं फ़ायदा हुआ। कहीं फ़ायदा हुआ। तो इस तरीके से मेरी जर्नी रही थी कि बैलेंस एक क्रिएट करना पड़ा मुझे। और सबसे इम्पोर्टेंट जैसे 2022 के अंदर जैसे मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ तो मैंने लास्ट के 2 to 4 मंथ डेडिकेटली लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी, क्योंकि मुझे Okay. पता था कि थोड़ा और देना पड़ेगा मुझे। बैलेंस तो था बट थोड़ा और इनपुट मुझे देना है ताकि एग्जैक्ट क्लियर हो सके। तो फिर मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की थी ताकि एक अलग से शेड्यूल बन जाए मेरा, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा जो ये अभी जैसे आपको पता ही होगा बैंकिंग एग्जाम आपका अगस्त से लेकर के दिसंबर के बीच में होता है। Correct. और ये ही सीज़न होता है फेस्टिव सीज़न। Okay, तो आपका हमारे business भी बिजनेस है तो वो फेस्टिव सीज़न बहुत मुश्किल हो जाती है। एट ए टाइम आपका एग्जाम है, अगले दिन मेंस है, तो ये इतना सेट नहीं रहता। तो इसलिए मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पे अपना जाती सुबह और शाम को फिर थोड़ी बहुत मदर की हेल्प कर देती थी जो भी है। तो एक फिक्स टाइम होना बहुत ज़रूरी है। Okay. अगर आप बीच में 2 से 4 दिन का भी गैप लगाते हैं ना, तो उससे सबसे पहली बात तो बैकअप क्रिएट होगा ही होगा। करेक्ट। प्लस जो आपने किया है वो भी आप धीरे धीरे मेमोराइज करना मुश्किल हो जाएगा उसको, है ना। रिवीजन करेंगे एट द वीकेंड में, आप रिवाइज किसको करेंगे क्योंकि आपने रीड तो कुछ किया ही नहीं है। और अगर एग्जाम में उन्हीं 7 दिनों में से करंट अफेयर्स में से कुछ आ गया तो वो और बैड लक हो जाता है। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। 6 महीने लगातार देना ही पड़ेगा विदाउट स्किपिंग। 1-2 दिन चलेगा बट स्किप मत करो अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए। हम मान सकते हैं मोटा मोटा हम ये मान सकते हैं कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। जी, टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो घर में, कोई भी सिनेरियो हो, लेकिन टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। और इमोशनली आपको स्ट्रॉन्ग होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अप डाउन्स आते हैं, चाहे वो फैमिली से आए, इंटरनली आए, क्योंकि एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है तो इंटरनली भी आपको यूँ लगता है कि होगा या नहीं होगा, है ना। पॉइंट से रह जाते हैं, 1 मार्क से रह जाते हैं, तो बहुत फील होता है। तो इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप अपने आप को थोड़ा मेडिटेट कर सकते हैं। मैं जैसे प्रेयर करती थी तो मुझे रिलैक्स महसूस होता था, मतलब बहुत रिलैक्स महसूस होता था। सबका अपना अपना तरीका है, कोई योगा से, कोई एक्सरसाइज से, कोई म्यूजिक सुनने से कर सकता है रिलैक्स। तो ये रिलैक्स पीरियड भी लेना जरूरी है, क्योंकि आप डिप्रेशन वर्ड बहुत बड़ा है। डिप्रेशन वर्ड तो अभी ना नॉर्मल यूज करने लगे हैं। डिप्रेशन इसे बहुत बड़ा डेफिनेशन नहीं है, वो कुछ भी हो सकता है। हाँ, बट टेंस हो सकते हैं आप। तो उस टेंस को थोड़ा कम करने के लिए ना, थोड़ा जो आपको सबसे अच्छा लगता है उसको इंक्लूड रखें अपने साथ, क्योंकि जॉब प्रिपरेशन तक का टाइम है उसमें आप टेंस हैं, पर जॉब लगने के बाद आपको और प्रेशर रहता है तो वो बैलेंस आपको पूरी लाइफ ही रखना पड़ेगा। तो वो आप अभी से स्टार्ट कर लीजिए। आप ये सोचिए कि आप ऑफिसर ही हैं। अगर आप ऑफिसर होते तो आप कैसे बिहेव करते? क्या आप दोपहर में सोते? आपको सोने के लिए टाइम मिलता? नहीं मिलता। कोई लंच ब्रेक होता है? नहीं होता। बीच में टाइम निकाल करके काम करना होता है। तो आप ये सोचिए कि मैं अभी बना ही हुआ हूँ और मैं वैसे ही कर रहा हूँ काम। अपनी हैबिट्स में अगर वो चीज़ नहीं लेके आएंगे तो आप अपने इंस्टीट्यूशन को भी नहीं दे पाएंगे कुछ। तो ये तो आपने बताया कि पूरा टाइम मैनेजमेंट ज़रूरी है, बट अगर मैं बोलूँ तो आपने इसमें क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किया ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आपने सोशल मीडिया कॉम्प्रोमाइज़ किया, या आप सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं अभी भी, या आपने फ्रेंड्स से घूमना फिरना साथ में, क्या क्या चीज़ें आपने कॉम्प्रोमाइज़ की? मेरे फ्रेंड्स इतने नहीं हैं बेसिकली, क्योंकि मेरा काम ही इतना है तो मुझे इतना इन्वॉल्व होने का टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, हमारे कस्टमर के साथ मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहती थी। और सोशल मीडिया व्हाट्सएप के अलावा कुछ यूज़ नहीं करती हूँ मैं। और एग्ज़ाम के टाइम पे वो भी यूज़ नहीं किया मैंने, व्हाट्सएप भी कुछ भी यूज़ नहीं किया। खासकर प्री से लेकर के अपना जो इंटरव्यू तक का पीरियड है ना, उसमें ना ही यूज़ करे तो बेटर है। मेरे लिए बेटर था वो। कई मैनेज कर लेते हैं, ठीक है, बट मेरा ये रहता था कि मैं ओवर थिंकिंग प्रोसेस में चली जाती थी कि अच्छा वो रिस्पॉन्स देना है मुझे, उसका अच्छा ये आंसर देना है, अरे वो क्या सोचेगा। तो ये मेरा एक ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाता था बैक ऑफ द माइंड। तो प्रिपरेशन में थोड़ा मिसमैच हो जाता था, थोड़ी दिक्कत आती थी मुझे मेरे लेवल पे। आपके फ्रेंड्स में भी किसी ने साथ में कोई प्रिपरेशन कर रहे थे बैंकिंग के लिए, या जिसके साथ आप हेल्प मिली हो स्टडी में कुछ? नहीं, मेरे साथ की कोई है नहीं। हाँ, क्लियर करने के बाद काफ़ी सारे फ्रेंड्स बन गए। ओके, सो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स से। प्रीलिम्स में इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एक एक करके बात करते हैं। तो आपने प्रीलिम्स में इंग्लिश की तैयारी कैसे की, या आपका वही ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बोलूँगा, बट आपने ग्रेजुएशन इसमें ही की है तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा? हाँ, हेल्पफुल रहा। बेसिकली रीडिंग रहता है इंग्लिश के अंदर। स्टूडेंट्स का ये रहता है कि हम पहले ग्रामर को प्रिपेयर कर लेते हैं, ग्रामर टॉपिक हो जाएगा और फिर हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी कर लेंगे। पॉसिबल ही नहीं है। आपको अपना रीडिंग हैबिट बनाना ही पड़ेगा। कोई इसको न्यूज़पेपर पढ़ के बनाता है, कोई नॉवल रीड्स करता है। मैंने आज तक कोई नॉवल रीड नहीं की है, मेरे को बहुत बोरिंग लगता था।
न्यूज़पेपर भी रीड नहीं कर पाती थी। मेरा मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि मुझे मॉक लेने हैं, मॉक में जो आरसीज आती हैं वो पैटर्न सेम रहता है, क्योंकि रैंडम कोई भी आ जाती है न्यूज़पेपर में, फिर आप इन्वॉल्व हो जाते हो। मेरा ये रहता था कि मैं इन्वॉल्व हो जाती थी, फिर आरसी पे ध्यान कम रहता था, न्यूज़ पे ध्यान ज़्यादा चला जाता था। तो इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए मॉक्स के अंदर जो आपके क्वेश्चंस रहते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ मैं। सेक्शनल टेस्ट या फिर आपका जो फुल मॉक होता है उसमें नंबर चाहे आए ना आए, बाद में वापस जब आप क्वेश्चन देखते हैं कि क्या मिस्टेक हुई, नेगेटिव क्यों हुआ, क्या मैंने आरसी पढ़ते वक्त उसका मीनिंग कुछ और निकाल लिया था। तो मेरी स्ट्रेटजी थी, स्टार्टिंग में मैं क्या करती थी कि पहले क्वेश्चन रीड करती थी और फिर उसके बाद आरसी रीड करती थी और फिर क्वेश्चन वापस करती थी, तो इससे टाइम लगता था। फिर चेंज किया स्ट्रेटजी को इंग्लिश के अंदर, फिर मैंने एक बारी में आरसी को कंप्लीट रीड किया, एक बारी में, वापस रीड नहीं करना है, एक बारी में चाहे कुछ समझ में आए, आधा समझ में आए, एक बारी में रीड किया, क्वेश्चन पे गई, जो क्लिक किया वो अटेम्प्ट कर दिया, जो क्लिक नहीं किया उसको एक बारी सेफ साइड में रखा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई, नेक्स्ट आरसी पे गई, क्योंकि वो पक्का आपको अटकाएगा। जिस पे आप एक बार अटके हो उस पे आप दूसरी बार भी अटक सकते हो। तो ज्यादा टाइम नहीं देते थे? ज्यादा टाइम एक क्वेश्चन पे नहीं। अगर समझ आ गया तो ठीक है, लेट्स स्किप, लेट्स नेक्स्ट। और ग्रामर की बात करें तो हेल्प करती है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपको अगर ग्रामर नहीं पता होगी तो आपको आरसी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी। एरर डिटेक्शंस हैं, फिलर्स हैं, इसके अंदर आपकी ग्रामर और वोकैब, ये दो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो इंग्लिश के लिए न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं आप। न्यूज़पेपर के दो फ़ायदे हैं, एक तो इंग्लिश तो इम्प्रूव होगी, प्लस जो आप जनरल अवेयरनेस अपनी प्रिपेयर कर रहे होते हैं उसके अंदर आपको ना स्ट्रेस दे करके याद नहीं करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो स्ट्रेस, वरना हम जीए ऐसे पढ़ते हैं कि ठीक है ये ऑब्ituaries हैं, ये स्पोर्ट्स हैं, ये इंटरनेशनल न्यूज़ है। जब हम न्यूज़पेपर नॉर्मल रीड करते हैं तो हमें लगता है कि हाँ नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल देते हो कि हाँ जो भी सामने आ रहा है जस्ट रीड इट, उसको रीड ऐसे नहीं देखते हो कि हाँ मुझे स्पेसिफिकली यही पेज पढ़ना है यही। हाँ, तो उससे आपको ना नॉर्मली याद रहने लग जाती हैं चीज़ें। तो जनरल अवेयरनेस का प्लस पॉइंट हो गया उसके अंदर, प्लस आपका इंग्लिश भी हो गया। स्टार्टिंग में मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो डरते हैं। उसी पे आने वाला था कि हाँ कि ऑफ कोर्स जैसे कि आपने तो ग्रेजुएशन की है तो हाँ लैंग्वेज बैरियर कितना रहता है? लैंग्वेज बैरियर रहता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स कहते हैं कि वो लगभग आरआरबी पीओ कहते हैं कि हम आरआरबी पीओ ही देंगे। मेरे जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं नहीं हम एसबीआई नहीं देंगे क्योंकि हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हम आरआरबी देंगे। तो उनका ये बहुत बड़ा डर रहता है कि इंग्लिश तो बहुत हार्ड है। बट इंग्लिश अगर आप देखा जाए तो आप अगर है ना रेगुलर भी 2 से 3 महीने भी रीड करते हैं, एक लैंग्वेज ही है ना, 2 से 3 महीने नॉर्मल आप दीजिए, मत एग्जाम मत दीजिए, आप नॉर्मल रीड करना शुरू कर दीजिए। न्यूज़पेपर इजी से इजी जो न्यूज़पेपर है जो आपको समझ आता है उसको रीड करना स्टार्ट कर दीजिए। 3 से 4 महीने में आपको खुद को ऐसा लगेगा कि ये तो अपने आप समझ में आ रही है। करेक्ट। वो टिपिकल नहीं लगेगी आपको, क्योंकि माइंड में वो बिठा रखा है कि हमने कभी इंग्लिश पढ़ी नहीं है तो हमें इंग्लिश आएगी नहीं, है ना, ये माइंड में पहले से। बट ऐसा नहीं है, आप 2 से 3 महीने भी अगर अपने रेगुलर देते हैं ना सिर्फ रीडिंग में, आप मत दीजिए एग्जाम, बट अपने आप आपको फील आने लग जाएगा कि हाँ समझ में आ रहा है, आरसी भी समझ में आ रही है, क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो रहे हैं, तो ये इजी रहेगा। सो बेसिक रीडिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक रीडिंग, उसी को अगर हैबिट बनाए तो काफ़ी फायदा हो सकता है, बहुत फायदा हो सकता है इसका। ठीक है, इंग्लिश के बाद हम जाते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग में क्या एफर्ट रहा आपका, क्या टिप्स रहेंगी? रीजनिंग के अंदर जैसे मैंने सर को फॉलो किया था, पर्टिकुलर पुनीत कुमार शर्मा सर। उनको मैंने यूट्यूब पे भी फॉलो किया था और अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो किया था। सो दिस इज फॉर यू। तो सर थैंक यू, मैं बाय हार्ट थैंक यू कहना चाहूँगी सर को कि सर की ट्रिक्स और सर का पढ़ाने का वे सबसे अलग लगा मुझे। मुझे स्ट्रेस ऐसा क्या डिफरेंस, मतलब क्योंकि सर जैसे सर इनइक्वालिटी जैसे पढ़ाते हैं तो उसमें ना स्टोरीज के थ्रू पढ़ाते हैं। जैसे अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पा रही, जैसे चूहे का मुंह ऐसा उस टाइम का था कि चूहे का मुंह ऐसे है और आप इस तरीके से जाइए, मतलब स्टोरी कनेक्ट कर देते थे सर उसके साथ। और सीटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये 2 पार्ट रहते हैं इम्पोर्टेंट। इसको भी सर ने एक तरीका बताया हमें कि आप कैसे कर सकते हो। आप अक्षरों को छोटा कर दो रीजनिंग में, लाइक हमारा जैसे रिटर्न का रहता है, हमें पेजेस देते हैं ना, रिटर्न का रहता है, तो सर हमें बताते थे कि आप उसको ना छोटा लिखो जितना हो सके। आप एक सर्कल बना रहे हो पजल सीटिंग अरेंजमेंट के लिए, तो इसको एकदम छोटा छोटा बनाओ। अक्षर को जितना छोटा करोगे उतना आपका टाइम कंज्यूम कम होगा। तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा। उसने मेरी प्रीलिम्स में तो बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि बाकियों के 2 से 2 पेज भर जाते थे, मेरा सिर्फ एक A4 शीट का हाफ पेज फिल होता था कंप्लीट के अंदर।
क्वांट भी और रीजनिंग भी। मैंने सर की ये ट्रिक क्वांट में भी लगाई। मैं अक्षरों को छोटा ही करना स्टार्ट कर दिया, एकदम छोटा छोटा लिखती थी, मुझे समझ आता था और शॉर्ट में लिखती थी तो वो जल्दी टाइम भी बच जाता था। तो सर की ट्रिक्स बहुत हेल्पफुल थी। इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, मशीन इनपुट, इतने प्रैक्टिस सर ने करवा दी थी कि एंड टाइम पे रिवीजन की भी जरूरत नहीं पड़ी थी, इतनी प्रैक्टिस सर ने करवा दी थी। तो काफ़ी सही है। हाँ, एक्सपीरियंस के लिए ये कि हाँ सर को आप फॉलो करो यस। और देखो आपको क्या फ़ायदा था उनसे। सो क्वांट के लिए भी आपने थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर दिया, बट अगर खुल के अगर हम बात करें क्वांट के लिए आपने और क्या क्या एफर्ट किया, कैसे क्या? क्वांट के लिए जैसे सब कहते हैं कि कॉन्सेप्ट आपका जरूरी है, जो नॉर्मल सबका यही रहता है कि कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, है ना। मेरा था कि मैं मिसलेनियस ज़्यादा कर लूँ। मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सिस्टम, अल्फ़ा जो सीरीज आती हैं और डीआई जो परसेंटेज बेस्ड डीआई होती है, मैं इन्हीं को पहले पिक करती थी एग्जाम में, चाहे वो मेंस हो चाहे प्रीलिम्स, क्योंकि मुझे टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, ये टॉपिक जो हैं ये थोड़े ना टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा लगते थे। मुझे अंदर से ऐसे फील आता था कि अगर मैं इनको अटेम्प्ट करूँगी ना तो मेरा बाकी पेपर रह जाएगा। और मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज इनको अटेम्प्ट करती थी तो इतने में टाइम हो जाता था और मेरे क्वेश्चन भी ठीक ठाक हो जाते थे, तो और मैं सेटिस्फाई थी, कोई बात नहीं, इतने हो गए, चल जाएगा। मतलब यहाँ छोड़ा तो वहाँ मैनेज हो जाएगा। वहाँ मैनेज हो जाएगा। तो मतलब हर किसी का ये अपना कुछ फेवरेट होता होगा कि हाँ मुझे इसी के अंदर देखना है या सब कुछ कवर करना है 360। मतलब क्या आप बोलोगे कि सब कुछ कवर करना चाहिए या कुछ स्पेसिफिक अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस टाइप के हैं तो उसी टॉपिक्स पे हमें स्टिक रहना चाहिए? एक बार तो आप सभी कवर कीजिए। मैंने कवर तो सभी किए थे कि भी एट ए टाइम अगर नहीं मिला तो फिर कुछ तो ऐड ऑन करना पड़ेगा ना, पेपर खाली नहीं छोड़ के आ सकते। तो टॉपिक मैंने सभी किए थे बाय हार्ट, सभी में टाइम दिया था, कॉन्सेप्ट भी सबके समझे थे, प्रैक्टिस भी सबकी की थी, बट ज़्यादा प्रैक्टिस मैंने उनकी की थी जो मुझे सबसे अच्छे लगते थे टॉपिक। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको जो टॉपिक अच्छे नहीं लग रहे हैं आप उन्हें स्किप कर दीजिए, वो अभी आप मत कीजिए, क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल है ना, क्वेश्चन आपका कोई भी किसी भी लेवल का आ सकता है। अगर डीआई पसंद है आपको परसेंटेज बेस्ड और सारी डीआई टाइम, स्पीड, डिस्टेंस और प्रॉफिट लॉस पे आ गई तो एक साल आप फिर से नहीं लगा सकते अपना। करेक्ट। तो इसलिए टॉपिक आप अपने सारे कीजिए, डीआई भी आप सभी की लगाइए, बट एग्जाम में आप वो लगाइए जो आपको पहले इजी लगता है, क्योंकि टाइम बाउंडेशन है। आप अपने ईगो पे ले लेंगे कि मुझे तो ये क्वेश्चन ही करना है तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो वो लेना नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं। मैंने लिया था क्योंकि मैं अभी टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करके गई थी अच्छे से मेरे प्रीवियस अटेम्प्ट्स के अंदर, और मैंने स्टार्ट भी कर दिया और मेरा एक ही क्वेश्चन हुआ प्रीलिम्स के अंदर, क्योंकि वो मेरे को अटक गया और फिर मैं आगे गई भी नहीं और मैंने उसको स्किप भी नहीं किया। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। एक्सपीरियंस से मैं कहना चाहूँगी, ठीक है, कि जो आपको ईजी लगता है सबसे पहले ईजी को ही पिक कीजिए। टाइम बचता है तो मॉडरेट पे जाइए, और टाइम बचता है तो डिफिकल्ट पे जाइए। आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए प्रीलिम्स के लिए भी, अलग अलग एग्जाम्स के? आपने कितने, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में तो एज यू टोल्ड अस के नहीं हुआ, तो आपने कितने अटेम्प्ट्स दिए और एक अटेम्प्ट से दूसरे इतने सारे अटेम्प्ट्स के लिए आपने आपको मोटिवेट कैसे रखा कि यार कि हाँ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, मैं दोबारा ट्राई करूँगी, दोबारा प्रैक्टिस करूँगी? क्या था जो मोटिवेशन था आपके लिए कि हाँ मुझे करना ही है? मोटिवेशन चाहिए थर्ड अटेम्प्ट में, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूँ लगता है कि अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही है ना, प्री तो दिया है, अभी तो फर्स्ट बार है। फर्स्ट बार किसका होता है? बट फर्स्ट बार सभी का होता है, कई जनों का होता है। तो ये मिस्टेक आप मत कीजिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कीजिए, क्योंकि सच में बैंकिंग को इतना ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, है ना। आप कर सकते हैं, आप एक साल में ही कर सकते हैं, 6 महीने भी नहीं कहूँगी मैं, 1 साल का टाइम पीरियड आप रखते हैं फोकस स्टडी के साथ तो आप 1 साल में कर सकते हैं। मेरा क्या था, मैंने सोचा प्री किसी का क्या एक टाइम में किसका होता है, तो वो एक साइड मैंने लाइटली ले लिया। सेकेंड ईयर मैंने फोकस्ड होकर तैयारी की थी तो प्री मेरा अच्छे से निकल गया था, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर थर्ड अटैम्प्ट में मेंस हुआ ही था। तो मेरा मानना ये है कि 1 साल का टाइम पीरियड बैंकिंग एग्जाम प्रिपरेशन के लिए एनफ है। मेरा थर्ड अटैम्प्ट रहा था। SBI का जो मैंने दिया था, मेरा जो एग्ज़ाम था उसमें मेरा प्री फर्स्ट टाइम पे नहीं हुआ था, सेकंड टाइम पे प्री हुआ था, मेंस नहीं हुआ था। थर्ड टाइम पे, क्योंकि जो अटैम्प्ट है वो मेंस देने के बाद काउंट होता है SBI में, तो सेकंड टाइम जब मैंने दिया तो प्री हो गया था, तो ज़्यादा एक्साइटमेंट में मेंस नहीं हुआ। और थर्ड के अंदर फिर मैंने बैलेंस बनाया, मैंने कहा ज़्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक अपना नॉर्मल रहो, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर मैंने आराम से प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू धीरे धीरे क्लियर हुआ। मतलब थर्ड अटेम्प्ट था मेरा प्रीलिम्स के लिए। अगर आप माने जाएंगे सारे सब्जेक्ट में, सारे एग्जाम की बात करूं, IBPS, RRB, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अराउंड कितने रहे होंगे? अगर मैं सब एग्जाम्स की बात करूं टोटल तो 6 एग्जाम होते हैं, 1 2 हाँ 6 एग्जाम होते हैं 1 साल में,
ओके तो सब दिए। 3 साल में आप देख लीजिए 18 तो ये हो गए। Okay. FCI के भी एग्ज़ाम दिए थे मैंने, असिस्टेंट ग्रेड 3, FCI का मैनेजर भी दिया था, सिडबी का भी ग्रेड A दिया था। तो इस हिसाब से 18 एंड 322 के हर आसपास किसी का फॉर्मेट एग्जाम। अलग होता होगा। हाँ नहीं, फॉर्मेट लगभग सिमिलर रहता है। ओके FCI का और सिडबी का थोड़ा सा डिफरेंट था, क्योंकि उसमें थोड़ा जनरल अवेयरनेस बैंकिंग का नहीं था। उनका जनरल अवेयरनेस बेसिक था, नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। और बैंकिंग का पर्टिकुलरली बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस पे फोकस ज़्यादा रहता है, क्योंकि उनको एस्पिरेंट्स भी ऐसे चाहिए जिनको इसी हमारे खुद के फील्ड की नॉलेज हो, तो उसी पे फोकस करते हैं। ओके सो ये तो आपने प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की बता दी, बट अगर मैं बोलूँ कि प्रीलिम्स के लिए मॉक टेस्ट कितने इंपॉर्टेंट है? मॉक देने चाहिए या प्रीलिम्स के लिए वी कैन से कि हाँ ठीक है अगर क्लियर हो तो, या मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने कितने मॉक्स दिए होंगे? मैं कंप्लीट देती थी, जैसे मान लीजिए मेरा एग्ज़ाम है 10 दिन बाद, Okay. तो डेली एक मॉक हो सकता, तो एक मॉक तो देना ही देना है। अगर 2 दे सकते हो तो दी बेस्ट। और अगर मॉक में ऐसा लगता है कि नंबर कम आ रहे हैं तो आप सेक्शनल देना स्टार्ट कर दीजिए। सेक्शनल और क्विजेज रहती हैं, टॉपिक वाइज क्विजेज रहती हैं, वो दीजिए जितना हो सके, क्योंकि उससे आपको क्या होगा कि टॉपिक में पता लग जाएगा कि कौन से टॉपिक में डाउट हो रहा है। जैसे मशीन इनपुट की आपने क्विज लगाई है, ठीक है, तो उधर से आपको 2 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन नहीं हुए, पर उन 2 क्वेश्चन में आपको नए अरेंजमेंट पता लग गए कि ये वाली टाइप की भी कोडिंग हो सकती है, या ये वाली इनपुट भी हो सकती है ना। तो वो आपको याद हो जाएंगे, वो आप नोट कर लीजिए कि ये नई आई थी मेरे मॉक टेस्ट में, है ना। तो इस तरीके से आपसे आपके मशीन इनपुट में या कोडिंग डिकोडिंग में 15 से 20 नए पैटर्न बन जाते हैं। और उन्हीं पैटर्न को बार बार रिवाइज करिए, तो वो दिमाग में फिट हो जाएंगे। फिर एग्जाम के टाइम पे आपका क्या होगा कि आप जब अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना, तो वो आएंगे दिमाग में, अगर आपने उसको लिख रखा है। रैंडम नहीं आएगा, लिख रखा है, उसको बार बार रिपीट भी कर रहे हैं ना, तब आपके माइंड में पक्का आएंगे कि ये लग सकता है क्या। ओके तो ये ट्रिक, ये एक तरीका है जिससे आप मॉक में भी हेल्प ले सकते हो, क्योंकि मॉक के क्वेश्चन बच्चे क्या करते हैं, मॉक अटेम्प्ट कर लिया और नंबर भी आ गए हैं उनके, जो नहीं किए वो नहीं किए, नहीं जो नहीं हुए हैं उनको भी करो, क्योंकि वो अगर एग्जाम में आ गए तो उनको भी नोट डाउन करना जरूरी है। बट ऐसे नहीं है कि उसकी मॉक टेस्ट की एक वो बना लो, जो आपको नया पैटर्न लगता है सिर्फ उसी को नोट डाउन करो कि ठीक है ये एक नया पैटर्न था, मुझे फिर से इसको रिवाइज करना है, नेक्स्ट टाइम अगर ये आया तो मुझे स्किप नहीं करना है, मुझे अटेम्प्ट करना है। बट मॉक देने जरूरी है? मॉक देना जरूरी है। ठीक है। सो प्रीलिम्स से मेंस का जो सफ़र है, बीच में आपने वेट किया कि मेरा प्रीलिम्स क्लियर होगा या नहीं, या जस्ट स्टार्टेड कि हाँ मैं मेंस की तैयारी स्टार्ट कर रही हूँ? वो दिमाग में जब तक रिजल्ट आए वो क्या 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 चलता रहता है उस टाइम? 2021 में जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ तब मेंस का स्टार्ट किया था। ओके तो पता लग गया था कि ये ऐसे काम नहीं बनेगा, तो इसलिए मैंने 2022 के अंदर प्री और मेंस को साथ में रखा, तो साथ में रख कर ही काम चलेगा। क्योंकि बीच का जो 2 महीने का टाइम है वो सिर्फ रिवीजन के लिए रहता है, आप उसमें नई चीज़ें नहीं सीख सकते, तो चीज़ों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, चाहे क्वांट, रीजनिंग, मैथ या जनरल अवेयरनेस। 6 महीने एग्ज़ाम प्री एग्ज़ाम से 6 महीने पहले का टारगेट रखिए कि प्री है ना, प्री स्टार्ट हो गए हैं, मान लीजिए सीजन स्टार्ट हो गया एग्ज़ाम का, ठीक है, तो प्री से 6 महीने पहले तक का जो टाइम है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों की तैयारी साथ में रखिए। अब दोनों को कैसे मैनेज करते हो? लाइक प्रीलिम्स का कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होता है, मेंस का अलग है, बट आप कैसे मैनेज करते हो कि हाँ यार मैं प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रही हूँ और मेंस की भी कर रही हूँ, कैसे मैनेज होता है वो? जैसे प्रीलिम्स में थोड़ा ना लेवल इजी रहता है, टॉपिक वही रहते हैं, मेंस में लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो जो आप सेक्शनल टेस्ट देते हैं ना, वो मेंस के भी होते हैं और प्री के भी होते हैं। तो प्री का तो एक लेवल के बाद सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि आप अच्छा स्कोर करने लग जाते हैं। जब एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए ना कि प्री की बहुत अच्छी से तैयारी हो गई है, अब सैचुरेशन पॉइंट आ गया, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, तो फिर आप अपना मेंस ही रखें। ये रहता है प्री और मेंस की बैलेंस, कि एक बार जब तक प्री का सैचुरेशन पॉइंट आ जाए फिर उसके बाद अपना मेंस रखें, क्योंकि सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद प्रीलिम्स में टाइम कम लगेगा आपको। फिर आप 2 घंटे भी एक मॉक टेस्ट लगा करके अपना काम कर सकते हैं, और बाकी के 7 से 8 घंटे ओनली मेंस कीजिए। एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाए ना कि ठीक है प्रीलिम्स का हमें लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, तो उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और आपके मॉक्स भी अगर क्लियर हो रहे हैं इजीली, हाँ, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा, उसको मैं कहते हैं ना कि खुद को खुश करने के लिए भी बार बार प्री के मॉक्स मत लगाइए। ओके, तो वो भी सही नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा करती थी कि ठीक है मैं बार बार प्री के मॉक्स लगा रही हूँ, 80 आ रहे हैं, 85 आ रहे हैं, बढ़िया गुड, वो लग रहा है कि हाँ मेरा हो जाएगा, बट ऐसे नहीं है, ये खुद को ही आप गलत
दे रहे हो इन्फॉर्मेशन की नहीं ऐसा नहीं है। तो प्री का सैचुरेशन पॉइंट आ जाए, उसके बाद अपना मेंस में ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि सिलेक्शन तो आपको वही देगा। ओके, अब मेंस की बात करते हैं, तो मेंस में इंग्लिश का कितना टफ रहा आपके लिए, या जो आपने प्री में थोड़ा एफर्ट लगाया वही हेल्पफुल रहा, या मेंस के लिए अलग से प्रिपरेशन की आपने? इनिशियल तो इंग्लिश में मुझे लगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मॉक टेस्ट जो मैं रीड कर रही हूँ उससे काम हो जाएगा, बट थोड़ा स्ट्रेटेजाइज किया मैंने उसको। मैम निमिषा बंसल मैम, थैंक यू सो मच। मैम की वजह से मेरा 3 महीने में मैंने काफ़ी अलग इम्प्रूव कर लिया। मतलब मैं 20 पे थी, मैं 80 पे पहुंच गई। मैडम का पढ़ाने का तरीका एकदम अलग था। मैम वो क्वेश्चन करवाते थे जो बैंकिंग के क्वेश्चन से भी ऊपर हैं। अगर आप ऊपर वाले क्वेश्चन कर लोगे तो नीचे वाले तो आपके अपने आप हो जाते हैं। ओके। और न्यू पैटर्न मैम लेके आते थे हर बार। जैसे पैरा जंबल्स लेके आए, नॉर्मल पैरा जंबल्स आते हैं मैम, पैरा जंबल्स में फिलर्स भी लेके आते थे और साथ में मैम एरर डिटेक्शन भी डाल देते थे। तो मैम का ये मानना था कि तो आपको टफ नहीं लगता था या? टफ लगता था। तो मैम कहते जितना आप माइंड को और इस चीज़ में डालोगे कि नहीं ये भी इजी है, ये भी इजी है, बोलते रहोगे, करते रहोगे, तो वो अपने आप आपको इजी लगेगा। एक्चुअली मेंस का यही रहता है, प्री और मेंस में डिफरेंस ही ये है कि प्री में क्वेश्चन इजीली आपको सीधे सीधे दिए होंगे, मेंस में 2-3 चीज़ें ऐड करके दी होगी, तो वो देख करके ऐसा लगता है कि ये क्या आ गया, और वो अटेम्प्ट ही नहीं करता। ओके। तो इसलिए मेन टफ हो जाता है। अगर वो क्वेश्चन आपने पहले ही देख रखे हैं, उनको पहले ही एक बार नज़र से निकाल रखा है कि ऐसा तो मैंने देख रखा है, तो वो आपको एग्जाम में भी नया नहीं लगेगा, फिर वो आपको समझे हुए लगेंगे, उसको अटेम्प्ट करने में डर भी नहीं लगेगा। तो ये मैडम पहले ही कर देते थे। मैडम नए पैटर्न खुद ही इनोवेट करके ले आते थे, तो हमें एग्जाम में लगा कि एग्जाम इजी आया है। आपने टफ ही इतना स्टार्ट पहले से कर लिया है कि प्रैक्टिस इतनी हो गई है कि एग्जाम में लगेगा अच्छा ये तो इजीली हो सकता है। हाँ, क्योंकि इससे ज़्यादा इनोवेशन दे सकते हैं उसको जी, इससे ज़्यादा इनोवेशन तो क्या ही होगा। मैम ने इतना इनोवेशन कर दिया, तो ये तो नया पैटर्न है ही नहीं, पुराना पैटर्न है। तो ये मेरे को मैम की बहुत हेल्प हुई परफेक्शन बैच से मैम का। तो वो बहुत ही बेस्ट रहा। मैंने कई जनों को रिकमेंड भी किया है क्योंकि वो मुझे बेस्ट लगा। इंग्लिश सच में इम्प्रूव हुई थी मेरी, हालांकि मैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हूँ, बट वो वहम था कि इंग्लिश हो जाएगी। एक मेंटर की आपको ज़रूरत रहती है, तो मुझे वो ज़रूरत थी और वो मैडम ने कंप्लीट की थी। ग्रेट। रीजनिंग के लिए हम जाएं तो रीजनिंग का कैसा एफर्ट रहा मेंस के लिए स्पेसिफिकली? मेंस के लिए प्रीलिम्स क्लियर हो गया, जो ड्यूरेशन थी उसके अंदर आपने रीजनिंग को कैसे संभाला? रीजनिंग में भी यही सेम रहता है कि मिक्स होकर के आता है, सिंपल नहीं रहता, मिक्स होकर के आएगा। सीटिंग के अंदर भी आपका डायरेक्शन डाल देंगे, डायरेक्शन के साथ टाइम भी डाल देंगे, पजल में भी टफ लेवल बढ़ा देते हैं। तो रीजनिंग में पहले जो आपको इजी लगता है क्वेश्चन, पहले वो कीजिए, मिसलेनियस। इसमें भी मैं पहले मिसलेनियस ही करती थी, जैसे कोडिंग डिकोडिंग, मशीन इनपुट, कोई अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ थोड़ी टफ सी आ जाती थी वो, या फिर कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन जो इजी लगता है, जो ठीक है अटैम्प्ट हो सकती है वो, या फिर कोई 2 क्वेश्चन की थोड़ी शॉर्ट पजल होती थी उसको ट्राई करती थी। सीटिंग अरेंजमेंट मुझे बेटर लगता था क्योंकि पजल थोड़ी और लेंथी हो जाती है। सीटिंग अरेंजमेंट में अगर 2 से 3 वेरिएबल है तो उसको अटैम्प्ट कर लेती थी, तो इतने में तो टाइम अप ही हो जाता था। इतना अटैम्प्ट कर लिया तो इतने में टाइम अप, पजल के लिए टाइम ही नहीं बचता था। बट पजल की प्रैक्टिस मैं अपने मॉक्स में करती थी क्योंकि उससे आपकी थिंकिंग एबिलिटी और बढ़ जाती है, सोचने का तरीका भी चेंज हो जाता है। तो मॉक के टाइम आप अपना जो पहले ही क्लियर रखें कि जो पजल्स आई हैं मॉक के अंदर वो आपको अटैम्प्ट करनी है। स्टार्टिंग में 1 घंटा भी लग सकता है, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा एक पजल में मेरा लगा है। बट नेक्स्ट टाइम धीरे धीरे जब वो टाइम पीरियड 15 मिनट पे भी आया है, 15 मिनट से कम नहीं आया है क्योंकि इससे कम मैं नहीं कर पाती थी। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट 15 मिनट से कम नहीं हो पाती थी, 15 मिनट मेरे को लग जाते थे। तो फिर मिसलेनियस टू पजल जाती थी। पहले मिसलेनियस कर लिया जो आता है, फिर उसके बाद पजल या सीटिंग अरेंजमेंट बचता है वो कर देती। जैसे आपने डिस्क्राइब किया तो मुझे ऐसा लगा कि जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। स्पेशली मॉक में जो आप अटेम्प्ट करते हैं ना, उसको लाइटली मत लीजिए। करेक्ट। उसको बाद में वापस अटेम्प्ट कीजिए एक बारी, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन सभी अटेम्प्ट कीजिए, जो 100 क्वेश्चन है, टाइम लगेगा। संडे कर लीजिए, अगर आपको मेंस मॉक मुश्किल लगता है तो संडे का टाइम निकाल लीजिए उसके लिए। और बाकी दिन सेक्शनल और क्विजेज लगा लीजिए क्योंकि मॉक लेंथ ही रहता है, 2 से 2.5 से 3 घंटे आप एक
क्योंकि टाइम पीरियड भी लंबा हो गया और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना लगभग 6 से 7 घंटे की एक्सरसाइज हो जाती है, तो वो आप संडे को कर सकते हो। डेली मॉक देना चाहिए ऐसे? डेली बेसिस में मेंस का मॉक थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि आपको ना टॉपिक पे भी ध्यान देना रहता है। मॉक में सब मिक्स आता है। मैं संडे को प्रेफर करती थी, हफ्ते में एक लगाती थी, और जब मेंस का एग्ज़ाम पास में आ जाता था तब मैं उसमें हर 2 दिन के बाद लगाती थी, पर वो भी डेली नहीं लगाती थी, क्योंकि मुझे फिर मोटिवेशन डाउन हो जाता है, और एग्ज़ाम आ रहा है, आप डीमोटिवेट हो जाओगे देख देख के, तो फिर एग्ज़ाम के टाइम पे भी यही रहेगा। तो मैं 2 दिन छोड़ करके 1 दिन मॉक लगाती थी। ठीक है। और क्वांट के लिए कितना टफ रहा आपका? क्वांट के लिए स्टार्टिंग से मैंने जैसे सर को फॉलो किया था, हर्षल अग्रवाल सर को। सर के यूट्यूब काफी टीचर्स को फॉलो किया है, और मेरा सर, हर किसी को एक मेंटर की जरूरत होती है, और वो मुझे ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि मुझे नीड थी, मैं डायरेक्शनलेस थी, तो मुझे डायरेक्शन चाहिए थी। तो इसलिए अब सभी मेंटर मेरे सारे अनअकैडमी से ही हैं। तो ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं बाकियों को भी सजेस्ट करती हूँ, अगर आप डायरेक्शन लेस हैं, आपको नहीं समझ आ रहा है, तो प्लीज़ मेंटर लीजिए। इससे बेटर कि आप टाइम वेस्ट करेंगे, मेंटर आपको सही गाइडेंस देगा। तो हर्षल अग्रवाल सर की जो क्लासेस हैं और जो सर का पढ़ाने का तरीका है, उससे मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, क्योंकि सर हमेशा एक अच्छे लेवल का कंटेंट लेके आते थे। मुझसे कोई भी पूछते कि आप कौन सी बुक प्रेफर करते हो, तो मैं कहती मैंने कभी बुक पढ़ी नहीं है। ओके, मैं आने ही वाला था इस पे। तो आपने कोई बुक्स नहीं, बैंक के लिए कोई एग्जाम के लिए तैयारी के लिए नहीं, कोई सिंगल बुक मैंने रेफर नहीं की है, कोई भी सब्जेक्ट के लिए। इंग्लिश के लिए कोई प्लिंथ टू पैरामाउंट था, ग्रामर के लिए, बेसिक के लिए। बाकी मैंने जो टीचर्स ने जो मेरे को मटेरियल दिया है, उसी को रिवाइज करो, क्योंकि इतना मटेरियल हो जाता है, आप उसी को रिवाइज करोगे या हर दिन नया करोगे, ये बेटर है कि जितना मिला हुआ है उसको रिवाइज करो, ताकि वो एटलीस्ट आप सस्टेन कर सको, उसको याद रख सको। तो टीचर्स इतना मटेरियल दे देते थे कि उसी की प्रैक्टिस करते करते आपका इजीली एग्जाम क्लियर हो जाता है। ओके, सो काइंड ऑफ कह सकते हैं आपने ऑनलाइन एजुकेशन भी बहुत की है। हाँ, जैसे यूट्यूब के ऊपर, जैसे हर्षल अग्रवाल सर का मैंने एक जो सर 0 to Infinity करके सर बैच सर ने लिया था, वो सर का कॉन्सेप्ट के लिए मैंने करा था। वो सर हमेशा अपना जो ईयर स्टार्ट होता है उसमें पहले ही बता देते हैं। पहले जो स्टार्टिंग के 2 महीने होते हैं, उसी में वो कॉन्सेप्ट वाला पार्ट करवा देते हैं, ताकि बाद का टाइम प्रैक्टिस के लिए बचे। तो उसमें कॉन्सेप्ट हो गया आपका अप्रैल तक या मार्च तक, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट, यूट्यूब पे भी और प्लेटफॉर्म पे भी। तो दोनों जगह पे प्रैक्टिस चलता था। यूट्यूब पे भी सर की जो प्रैक्टिस क्लास चलती थी वो भी लेती थी, और जो सर का प्लेटफॉर्म पे, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जो चलती थी वो भी लेती थी। तो ये कॉम्बिनेशन से क्वांट में फिर मुझे डर एकदम खत्म हो गया। मैं क्वेश्चन अटैम्प्ट करने से नहीं डरती थी, क्योंकि सर जो क्वेश्चन आते थे वो ही हमें आगे मिलते थे। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंट जो मेरा SBAPU क्लर्क ये हुआ है, उसके अंदर नंबर सिस्टम आ गया था। सब कहते थे नंबर सिस्टम नहीं आता है, बट सर ने हमें पहले ही करा दिया था, तो वो काफी बेनिफिट रहा। और वो काफी बेनिफिट रहा, क्योंकि मेरे उसी से स्कोर हुआ। मैंने नंबर सिस्टम अटेम्प्ट किया, सर के कहने से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अटेम्प्ट की, सीरीज अटेम्प्ट की, इतना ही अटेम्प्ट कर पाई थी, ज्यादा अटेम्प्ट नहीं। थे तो आपको समझ आ गया कि हाँ कि मुझे ये करना है, कि बुक्स के अंदर आप जो एग्जाम्स के पैटर्न है पुराने, आप उसी को शायद फॉलो करते हो ज़्यादा। हाँ, उसी को फॉलो करती हूँ। जैसे मैंने एक बुक ली भी थी, RS अग्रवाल करके बुक ली थी, बट फिर उसमें आउटडेटेड था। ओके, मॉक टेस्ट से उसका कंटेंट मैच नहीं कर रहा था। एग्जाम भी मैं दे रही थी, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि ये मिस मैच है। वो कुछ और बता रहा है, बुक में कुछ और चल रहा है, और मेरे एग्जाम में कुछ और आ रहा है, तो मुझे कुछ और चाहिए, और वो मुझे मेरे मेंटर से मिल रहा है, तो मुझे कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। करेक्ट। तो फिर मैं बिना इधर उधर भटके सिर्फ और सिर्फ जो मुझे मेरे टीचर्स दे रहे हैं उसी को ही रिवाइज और उसी को ही अप्लाई किया। नाइस। तो आपके तीनों के लिए मेंटोर थे, तो मैं सीधी सी बात है, शायद GA के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए भी कोई मेंटोर रहेंगे। जरूर, कपिल काटपाल सर, थैंक यू सर। सर का तो मुझे इंटरव्यू में भी बहुत हेल्प मिली। मैंने सर का इंटरव्यू क्लास भी लिया था। जनरल अवेयरनेस के लिए कपिल काटपाल सर के अलावा कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सर की जो ऐसा क्या उनका खास है जो चीज़ आपको लगे इतना आप प्रमोट कर रहे हैं? क्योंकि सर का जो यूट्यूब क्लास है, यूट्यूब क्लास पे सर पढ़ाते हैं, और सर की स्पेशल क्लास रहती है अनअकैडमी पे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप नहीं ले सकते, तो सर की यूट्यूब क्लास से भी आपका जनरल अवेयरनेस हो जाएगा। उनका कुछ अलग तरीका या क्या? इनका सर का तरीका ये है कि सर का पेस थोड़ा आराम से है। सर स्टार्टिंग में बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस करते हैं। जो स्टूडेंट है ना लास्ट में करते हैं ना, वो सर स्टार्टिंग में लेके आते हैं, ताकि वो पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि एग्जाम में वही आने वाला है। और उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल ये न्यूज़ रहती है। प्लस सर
जो टॉपिक लेते हैं बैंकिंग अवेयरनेस का, जैसे टॉपिक करवा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई न्यूज़ आ गई है या कोई बॉन्ड से रिलेटेड, इस तरह से कोई टिपिकल जिसमें फाइनेंस के जो वर्ड है, टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही है, तो वो हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए, जैसे आर्ट्स से हैं या बीएससी से हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट में थोड़ा सा सेम रहता है। तो मुझे उसमें बहुत प्रॉब्लम आती थी नॉर्मल जब मैं पढ़ती थी, पर जब सर पढ़ाते थे तो सर उस टर्मिनोलॉजी को पूरा एक्सप्लेन करते थे और फिर वो न्यूज़ याद भी हो जाती थी, तो रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सर की जो 1 घंटे की क्लास है वो इसलिए वर्थ है क्योंकि आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए वो रिवीजन नहीं था, वो 1 घंटे की क्लास ले ली, एग्जाम के टाइम रिवाइज थोड़ा सा कर लिया वापस, क्योंकि वो क्लास ही मुझे याद हो जाती थी सर की लाइन वाइज कि सर ने आज ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, ये पढ़ाया है, तो वो माइंड में अगर फिट हो गई है तो उसको रटने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और उसको लर्न करना भी ईजी है। तो इसलिए मेरे को सर का पढ़ाने का तरीका बेटर लगता था, क्योंकि पीडीएफ में आप पढ़ लेते हैं और 3 दिन बाद भूल जाएंगे आप, 3 या 4 दिन बाद मेरे लिए, मतलब मैं भूल जाती थी। सबका अपना अपना है। तो सर का ये तरीका था कि सर पहले उसको पूरा एक्सप्लेन करते हैं, आराम से समझाते हैं, उसके बाद शाम उसी वीडियो की क्विज भी लग जाती है शाम को, तो दोनों हो गए। ये तरीका अपनाया पूरा। हाँ, वीडियो भी हो गई और क्विज भी हो गई, तो इससे प्रैक्टिस भी हो गई। और सर फिर उसके बाद कुछ टाइम, जैसे मान लीजिए महीना हो गया, 2 महीना हो गया, तो पूरी मैराथन क्लास ले आते थे। तो वहीं पे प्रैक्टिस हो गई, तो सर के अलावा कुछ और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आपने कहीं और कुछ ट्राई नहीं किया? नहीं, वहीं पे पूरा आपका वहीं पे जब उधर से हो रहा था मेरा, तो मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, आपका मेंस हो गया, अब हम आते हैं इंटरव्यू पे। तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपने कैसे की? आपने मॉक इंटरव्यूज भी दिए या उसमें कैसे, क्या कहाँ से आपको हेल्प मिली और आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही इंटरव्यू को लेकर? इंटरव्यू के लिए पहले तो मैंने यूट्यूब वीडियोस देखी थी कुछ, जैसे जिन्होंने दे रखा है, जिनका हो रखा है, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं, एस्पिरेंट्स करते हैं। सॉरी टू कट यू, बट आपने पहले किसी और चीज़ के लिए इंटरव्यू दिए हैं? अपने पर्सनल जॉब के लिए कुछ इंटरव्यूज कहीं दिए थे आपने, या बैंकिंग के लिए जो आपका पहला इंटरव्यू था? पहला ही था सर, बैंकिंग का इंटरव्यू मेरा। तो जैसे मेरा IBPS PO का पहला इंटरव्यू, लाइफ टाइम का जो पहला इंटरव्यू था IBPS PO का था, और वो मेरा बहुत ही खराब इंटरव्यू था। बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा उसका। ऐसा क्या रहा, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल टू एक्सप्लेन, ऐसा क्या इशू रहा वहाँ पे? उसमें जैसे एक तो सबसे पहले जैसे जयपुर था मेरा, तो होटल के अंदर था, वहाँ पे सबको एक साथ देख करके, मतलब सब अपना ड्रेसअप हैं, सब अपना तैयारी कर रहे हैं, ये वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो मैं थोड़ा घबरा गई। मैंने कहा क्या पूछ लेंगे, कुछ पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया जो नहीं आया तो फिर क्या करूँगी। तो डाउट्स क्रिएट होने लगे पहले ही कि वो तो उनको तो बहुत, मतलब वो सामने जो बैठे हैं वो तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उन्होंने ऐसा कोई हार्ड पूछ लिया, फिर वो कहेंगे कि तुम क्या ही करोगे, मतलब अपने तरफ से क्वेश्चन बना रही हूँ और खुद ही आंसर कर रही हूँ, ये माइंड में चल रहा था। और फिर जब एंटर किया तो पैनल मेंबर काफ़ी सूथिंग थे, काफ़ी अच्छे थे, बट पता नहीं कैसे मैं स्टक कर गई हर चीज़ों पे। जैसे मैडम ने एक क्वेश्चन पूछा कि कुछ स्कीम्स वगैरह के बारे में पूछ लिया, इंट्रोडक्शन ले लिया, तो पता नहीं मैं कहाँ खो गई, किस चीज़ में खो गई, क्योंकि डर था वो अंदर। ओवर थिंकिंग मैंने ज़्यादा कर ली। कभी भी इंटरव्यू से पहले फर्स्ट टाइम था, नर्वसनेस भी थी और ओवर थिंकिंग भी कर ली। तो मुझे सुनाई नहीं दिया कि मैम ने क्या बोला। मैम ने क्वेश्चन पूछा कि आपका सेकंड पॉपुलस कंट्री कौन सी, ऐसे कुछ पूछा, पता नहीं, तो स्टेट पता नहीं क्या, तो मैंने सुना नहीं, और फिर मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। मतलब हर एक आंसर मेरा गलत हो रहा था, मिसमैच हो रहा था। जैसे मैम ने कहा कि हाँ इकोनॉमिक्स था जैसे मेरे पास, मेरे को यही डर लग रहा था कि मुझसे इकोनॉमिक्स का कुछ ना पूछ ले, क्योंकि ग्रेजुएशन को करे को मेरे को 1-2 साल हो गए थे और थोड़ा कॉन्टेक्ट नहीं रहा उसके साथ। तो मैंने कहा इकोनॉमिक्स का कुछ ना पूछ ले, ये पहले से दिमाग में चल रहा था, और वो उन्होंने पूछा ही कि इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स से हो, इकोनॉमिक्स हैं तो आप बताइए कि किसको अवार्ड मिला है, क्या क्वेश्चन था, नोबेल प्राइज़ किसको मिला है, और बहुत इजी था, पता नहीं मुझे याद कैसे रिकॉल नहीं कर पा रही थी, वो भी आंसर नहीं दे पाई। एंड देन फिर मैम ने 2-3 क्वेश्चन और पूछे, मतलब मेरा नेगेटिव ही जा रहा था ओवरऑल। घबरा गई, फिर उन्होंने रिलैक्स करके भेज तो दिया, बट बाहर आने के बाद पता चला कि कुछ भी नहीं होगा, इसमें होगा नहीं। खुद को रियलाइज हो जाता है कि हाँ आपका हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाएगा, मुझे इसमें लग गया था कि नहीं हो पाएगा, पर मैंने किसी को बाहर बताया नहीं, क्योंकि मुझे आगे तैयारी करनी थी। और फिर उसके बाद फिर जो मेरी गलती रही कि मुझे अपना फेक नहीं रहना है। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं वो ना बताऊं। IBPS PO में मेरा ये था कि मैं कोशिश कर रही थी कि मैं कुछ छुपाए रखूं और कुछ बताऊं, तो वो नहीं करना है। आप अगर फेक रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी आंखें भी ब्लिंक करेगी,
आप नज़रें भी नहीं मिला पाओगे और आंसर भी करेक्ट नहीं दे पाओगे, सोचना पड़ेगा आपको आंसर के लिए। आप ऑनेस्ट रहोगे तो इजीली आंसर कर पाओगे। और SBI PO में भी मेरा मेरी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं जब प्रिपेयर कर रही थी तो मैं ब्रदर से, सिस्टर से क्वेश्चन कर रही थी कि क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या बनाऊँ, मतलब वो मुझसे ये पूछेंगे। सबसे बड़ा मेरा क्वेश्चन था कि मेरा गैप ईयर कैसे बताऊँगी मैं। 2018 में मैंने ग्रेजुएशन की है, मैं अपना गैप ईयर कैसे कंक्लूड करूँगी, ये कैसे बताऊँ, रट्टा मार रही थी। तो ब्रदर ने कहा जो सच है वो बता दो। आगे प्रिपरेशन किया है कि प्रिपरेशन तो की है, बट उनको ये था कि भी 2018 के बाद आप 2022 का दे रहे हैं, बीच का पीरियड। कोई भी बैंकिंग के लिए 1 से 2 साल आप रख सकते हैं, इससे ज़्यादा पीरियड कैसे लग गया टाइम पीरियड। वो आपका UPSC वाला सीन जी, तो मुझे वो बताना भी नहीं था UPSC एक्चुअली। तो इसलिए फिर ब्रदर कहता है जो सच है वो बता दीजिए कि आप खुद भी काम कर रहे थे, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी भी नहीं थी, काम का इम्बैलेंस भी था, तो वो भी सर कहीं ना कहीं मेरा इरेगुलर हो रहा था उसकी वजह से, एग्ज़ाम के टाइम पे ही फंक्शन वगैरह इस तरह से। तो जो सच है ना वो उनके सामने रख दीजिए, बेटर कि फेक हो उनके सामने, क्योंकि झूठ आप वो पकड़ लेंगे। आपके सामने जो बैठे हैं ना वो काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है उनके पास, आपको देख कर ही पहचान लेंगे आपकी बॉडी लैंग्वेज से। तो जो सच है वो उनको बता दीजिए। क्वेश्चन और जो आपका आंसर है उसको बनाइए मत, जो दिल से निकले, हार्ट से निकले वो ही आंसर कीजिए। मेरा SBI PO का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। जो पैनल मेंबर थे वो तो हम्बल थे ही, बट मैंने कोशिश की कि मेरे जो इंटरव्यू को मैं मेरी तरफ मोड़ूँ, मेरे पर्सनल की तरफ थोड़ा मोड़ूँ, क्योंकि जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स है, तो वो फिर थोड़ा हाई हो जाएगा। अगर उनके क्वेश्चन को पूछ लिया तो वो थोड़ा ईजी रहेगा मेरे को आंसर करना। तो मैंने अपना जो बायोडाटा फॉर्म देते हैं वो अपना प्रिपेयर करने के लिए, उस बायोडाटा फॉर्म के अंदर आप क्या क्या जानते हैं, क्या कर रखा है, वो सब उसमें दे रखा था। तो लैंग्वेज का भी दे रखा कि आपको आपकी मदर टंग क्या है। तो मैंने उसमें स्पेशली भरा था कि मदर टंग मेरी मारवाड़ी है। मैं चाहती थी कि उसमें कुछ क्वेश्चन वो ले मुझसे क्वेश्चन पूछें, और वैसा हुआ भी। तो इंटरव्यू में प्लस पॉइंट ये जाता है कि आप अपने हिसाब से इंटरव्यू को मोड़ सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, कि आप स्टार्टिंग ही इस तरीके से करें कि वो उसी लाइन में जाएं क्वेश्चंस में। मैंने स्टार्टिंग अपना जैसे बताया कि सर मैं हनुमानगढ़ से बिलोंग करती हूँ, ऐसे करके उनको इंट्रोडक्शन दिया। फिर उनका कहा कि हनुमानगढ़ है, तो गढ़ सबसे बड़ा गढ़ कौन सा है राजस्थान का। अब मुझे ये नहीं पता था, बट मुझे आंसर भी देना था, तो मैंने इसको थोड़ा मोल्ड कर दिया। मैंने कहा सर जूनागढ़ मैंने विजिट किया है, जूनागढ़ पता है मुझे, थोड़ा स्माइल करके। तो वो समझ गए इसको नहीं पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर मैम के पास आ गया। फिर उन्होंने कहा कि मैम आप कोई बात नहीं, आप बताइए। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन थे। फिर जो मेरी मारवाड़ी लैंग्वेज का जो मैंने लिखा ना, उसका एक क्वेश्चन पुटअप हो गया। तो बायोडाटा फॉर्म एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरव्यू में। आप इंटरव्यू को अपने अकॉर्डिंग लेके जा सकते हैं। वो चीज़ें उसमें मेंशन ना करें जिसमें आपको डाउट रहे कि आप सही आंसर दे पाएंगे क्या। तो ये इंटरव्यू का रहता है कि आप फेक ना रहें, ऑनेस्ट रहें, जो हार्ट से निकल रहा है उसी को आंसर दें, सोचने की बजाय। सो ये तो आपने बता दिया कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कैसे रहना है। प्रिपरेशन का अगर बात करें प्रिपरेशन के लिए, तो आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की? आपने बता दिया इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या नर्वसनेस रहना है, और सबसे बेस्ट बात कि आपने जो फॉर्म है वो आपको सच लिखना है, कुछ भी फेक नहीं रखना वहाँ पे। बट प्रिपरेशन के लिए क्या करना चाहिए? इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपने क्या किया? मैंने सर अपनी थोड़ी बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान रखा कि अपनी जो सीटिंग पोस्चर है वो थोड़ा स्ट्रेट रखना स्टार्ट किया कि ऐसे ही बात करनी है मेरे को। और थोड़ा अपना जो वीडियो रिकॉर्डिंग करती थी, जो PC है या फिर किसी पे भी अपना वीडियो रिकॉर्ड करके ट्राई करती थी कि मेरा बॉडी लैंग्वेज सही है, आइज़ कॉन्टैक्ट सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ साथ ब्रदर सिस्टर को क्वेश्चन दे देती थी कि अचानक कुछ भी क्वेश्चन मुझसे पुटअप करो, कभी भी अचानक, तो मैं क्या, मेरा रिएक्शन क्या रहता है, क्योंकि उस टाइम पे आपको पता नहीं है ना क्वेश्चंस क्या रहेंगे। तो फैमिली आपका सपोर्ट कर सकती है इसमें। नेक्स्ट मॉक इंटरव्यूज़ मैंने कुछ लिए, मैंने 3 मॉक इंटरव्यूज़ लिए थे। कपिल काटपाल सर का लिया था, एक मैंने कोई और दूसरे प्लेटफॉर्म का लिया था। तो 2-3 मॉक इंटरव्यूज़ लिए। उसमें जो उन्होंने मुझे मिस्टेक बताई, जैसे मेरा थोड़ा जनरल अवेयरनेस थोड़ा कमज़ोर हो रहा था, करंट अफेयर्स वगैरह, तो वो आपको मिस्टेक बता देते हैं। मॉक से आपको ये पता लग जाता है कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, फिर उसको आपको करेक्ट करना है। करेक्ट, उसको करेक्ट करना जरूरी है, वीक हो और कितना आप एनहांस कर सकते हो, कितना आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो मॉक से काफ़ी हेल्प हो जाता है। 2 से 3 मॉक एनफ है इंटरव्यू के लिए। और यूट्यूब वीडियोस कुछ और देखिए कि और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं आप, अपना इंट्रोडक्शन कैसे स्टार्ट करना है, तो इसकी आप वीडियो कीजिए,
क्योंकि आप अपनी वीडियो करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, कुछ बोलने में गलती कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी में आंसर दे रहे हैं, या बॉडी लैंग्वेज। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, आपको थोड़ा हम्बल भी रहना है, आपको एकदम एटीट्यूड भी नहीं दिखाना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने इम्प्रूव की अपने जो SBI PO के इंटरव्यू में। तो इस तरीके से मैंने तैयारी की कि नहीं, मुझे थोड़ा इस तरीके से इसको लेके जाना है। तो ये मेरा तैयारी का वे रहा इंटरव्यू का। मॉक्स रहे और अपना वीडियो रिकॉर्डिंग रहा, फैमिली की हेल्प ली कि अचानक मुझसे क्वेश्चन पुटअप कीजिए इंटरव्यू के अंदर, प्लस इंटरव्यू से कुछ जो जितना महीना पहले जो टाइम रहता है उसमें जितना हो सके आप अलग अलग लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए। जैसे हमारे शौक थी ना, तो मैं थोड़ा उसमें इन्वॉल्व होना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ना एग्जाम प्रिपरेशन के टाइम पे आप ज़्यादा बात वगैरह किसी से नहीं करते हैं, और इंटरव्यू में आपको अचानक अपने आप को एक्सप्रेस करना है। तो मैं एकदम है ना उस मोड में चली गई थी कि मैं ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था मैंने। तो मैं बात भी नहीं कर पा रही थी किसी से, आई कांटेक्ट भी कम हो गया था। तो उस पर इम्प्रूव करना जरूरी, जितना हो सके फ्रेंड्स से बात कीजिए या फिर अपने पेरेंट्स से भी। जितना आप पहले चुपचाप रहते थे डबल आपको खुलना है डबल। तो उसको मैंने अपना ब्रशअप करना स्टार्ट किया बोलने के तरीके में और ये सब चीज़ें, और थोड़ा अपना लैंग्वेज को इम्प्रूव किया कि आप जनरल लैंग्वेज नहीं बोल सकते हैं, जैसे आप फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, आपको बड़ा तरीके से बात करनी है वहाँ पे। तो ये 2-3 चीज़ें मैंने प्रैक्टिस की इसकी डेली बेसिस पे। वीडियो करती थी, वीडियो में पहले खुद के सामने खुद को देख के हंसी भी आती है, पर धीरे धीरे आप उस मोड में आ जाते हैं कि ठीक है, अब आपको डर नहीं लगेगा उनके सामने, आपको अपने लैंग्वेज और अपनी बॉडी लैंग्वेज को ना बनाना नहीं पड़ेगा, हैबिट हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो लगभग हमने पढ़ाई की सारी बातें कर ली है। जब आपका रिजल्ट आया तो क्या एक्सप्रेशन था, और आपने सबसे पहले किसको बताया? सर सबसे पहले तो मम्मी ही थे, मम्मी और सिस्टर थे घर पे। जब रिजल्ट आपके साथ बैठे हुए थे वो लोग, या जस्ट आपने अकेले देखा और फिर उनको बताया? मैंने अकेले ही देखा था, क्योंकि मैंने देख लिया, फिर मैंने कहा सिस्टर को और मदर को, कहा मम्मी हो गया। वो मतलब एकदम सन्नाटा सा था एक बारी का, क्योंकि सिर्फ आंखों में आंसू थे, सिस्टर के आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं अपने पूरे परिवार में फर्स्ट लड़की हूँ जिसकी जॉब लगी है पूरे परिवार में, गवर्नमेंट जॉब जिसकी है, किसी की भी नहीं है। और जैसे हमारे परिवार में थोड़ा ये है थोड़ा सा कि लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, जैसे मेरे जो ताऊ जी की लड़की हैं और ये लड़कियां हैं जिससे इनकी जल्दी मैरिज हो गई थी। तो वो एक पीरियड अलग था, क्योंकि मेरी मदर बहुत सपोर्ट करती थी हमारे स्टडी को लेकर के, उनका सपोर्ट था, इसलिए हम पढ़ भी पाए और अपना स्टैंड भी हो पाए। वो कहते थे कि नहीं, बच्चों ने अगर कुछ पढ़ाई की है, स्टैंड लिया है, तो वो आगे कामयाब जरूर होंगे। तो उनका स्टैंड रहा, और उसके बाद फिर रिजल्ट में मिला, तो वो एक इमोशन मतलब शब्दों में नहीं बयां कर सकते, वो एक इमोशन अलग ही था। आपने लाइक हिस्ट्री क्रिएट कर दी अपनी फैमिली में कि हाँ, जरूरी नहीं है कि, बट आपने सब लाइक यू आर द फर्स्ट वन जिसने अपने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की आपने, और क्लियर भी किया। यस सर। तो ये काफ़ी बड़ी बात है। सो ये तो हो गई पढ़ाई की बातें। अब हम एक फन सेगमेंट में जाएंगे जिसका नाम है रैपिड फायर। मैं कुछ आपसे रैपिडली क्वेश्चन पूछूंगा और आंसर आपको जल्दी देने हैं, सोचने का टाइम नहीं है उसमें आपको। ठीक है? ठीक है। रेडी? यस। फेवरेट डेस्टिनेशन? वृंदावन। ओके, आई कैन रिलेट विद यू। यस। अगर किसी कंट्री में जाना हो, कहाँ जाना चाहेंगे आप? कंट्री सर जाना चाहूँगी मैं लंदन। वाई? क्योंकि लंदन मैंने मूवीज़ में बहुत सुना है कि लंदन बहुत ब्यूटीफुल है, तो देखना जरूर चाहूँगी कि ऐसा क्या ब्यूटीफुल है वहाँ पे। ओके, फेवरेट मूवी? बाहुबली। वाई? क्योंकि उसको देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मुझे उसको हॉल में ही देखना था। और वो मेरी अभी, हाँ, तो बाहुबली 2 जो वेट कर रही थी मैं, तो वो मेरी फेवरेट है अभी, अब रिसेंट में अभी तक की जो मैंने देखी थी। अगर बैंक पीओ नहीं तो क्या होता है? IAS ऑफिसर। फेवरेट स्पोर्ट? रिसेंट मैंने कभी स्पोर्ट्स इतना कोई ध्यान नहीं दिया, योगा मुझे अच्छा लगता है। ओके। हॉबी? पेंटिंग। फेवरेट पेंटर? पेंटर नहीं, एक्चुअली लड्डू गोपाल की शॉप है, तो मुझे उनकी जो डेकोरेशन करना अच्छा लगता है। पेंटर मुझे खुद को भी नहीं पता, मैंने कई नाम सुने, बट उनका श्रृंगार करना और ये सब पसंद है, तो इस तरीके से मुझे पेंटिंग वगैरह पसंद है। ओके, दैट आई कैन से आइडल पेंटिंग। यस। एक सुपर पावर मिले और आपको, तो वो क्या होगी और आप क्या करना चाहेंगे?
कि सब ऑनेस्ट रहे। मैं चाहूँगी कि सब में ऑनेस्टी आ जाए। सबका भला अपना। हाँ। ओके, ठीक है, काफ़ी मज़ा आया आपके साथ बात करके, आपने काफ़ी नॉलेज दी, एस्पिरेंट्स को मोटिवेट किया। तो हमारी तरफ से आपके लिए बहुत प्यारा सा गिफ्ट। थैंक यू। सो हिमांशी, जाने से पहले आप, जैसे आपने अपनी जर्नी शेयर की, यहाँ पे सबको बताया, आपकी कोई नॉन में हो जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया हो और आप चाहते हो कि वो भी यहाँ पे आके अपनी जर्नी शेयर करें, तो वी हैव अ सेगमेंट टैग अ टॉपर, तो आप उनको टैग कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी जर्नी यहाँ पे आके बताएं, और कोई ऐसे हैं तो। यस, मैं मानवी शर्मा को टैग करना चाहूँगी, जो भी मेरी रिसेंट बैचमेट ही है, तो उनको मैं टैग करना चाहूँगी क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड है इधर ज्वाइन करने के लिए। ओके, सो मानवी, हमारी टीम आपको जल्द से जल्दी कांटेक्ट करेगी और हम चाहते हैं कि आप भी यहाँ पे आके अपनी जर्नी शेयर करें। जाने से पहले एक मैसेज टू द एस्पिरेंट्स कि उनको क्या करना चाहिए, एक शॉर्ट अच्छा सा मैसेज टू मोटिवेट देम टू द कैमरा। आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास अगर आपको खुद पर है तभी आप अपना कोई भी काम, कोई भी गोल अचीव कर सकते हैं। अपने ऊपर अगर डाउट करेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। यही मेरा मैसेज है, अपने ऊपर विश्वास, बिलीव करेंगे तभी सब पर बिलीव कर पाएंगे और अपने गोल पे भी बिलीव कर पाएंगे। ये मेरा मैसेज है। सो थैंक यू सो मच हिमांशी, बहुत प्यारा आपने मैसेज दिया, और आई होप स्टूडेंट्स को काफ़ी मोटिवेशन मिला होगा इनकी जर्नी से। और अगले एपिसोड में हम फिर से आएंगे एक नए टॉपर के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया होगा, और उनकी जर्नी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।